किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है? तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क दोस्तों पूर्ण विकसित हो जाता है। कई बच्चे किशोरावस्था लगाते हैं, लेकिन किशोरावस्था में बच्चे का मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहीं होता है। वह तो बहुत ही उलझनों का काल होता है। उसमें मस्तिष्क में बहुत सारी उलझनें पैदा होती हैं, इसलिए मस्तिष्क पूर्ण विकसित होता है वह है बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था जीवन की सबसे कठिन काल है? देखो दोस्तों, आ ही गया, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है? तो दोस्तों, किशोरावस्था एक ऐसी है जो परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। बालिका एवं बालक एवं बालिका की लंबाई बढ़ती है। तो दोस्तों, बालिका की लंबाई 16 और बालक की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है। तो बालक और बालिका की लंबाई बी ऑप्शन आएगा। बालिका की 16 और बालक की 18 वर्ष में बढ़ती है। किस अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है? तो किशोर अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है। किशोर अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, किसने कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये 2 से 3 बार एग्जामों में आ चुका है। MPTET में आने की पूरी संभावना है। HTET अर्थात हरियाणा TET में आ चुका है ये क्वेश्चन, और राजस्थान TET में भी आ चुका है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ महोदय ने कहा है बुद्धि कार्य करने की विधि है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसने कहा है? अमूर्त की जब बात आई दोस्तों, तो टर्मन लगा के आ जाना आप। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, टर्मन ने कहा है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने ने किया था, लेकिन बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता टर्मन ने कहा है। और बुद्धि कार्य करने की विधि वुडवर्थ ने कहा है। ये 2 से 3 बार आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। उसके बाद है आपका बुद्धि एवं योग्यता शामिल है सीखने की योग्यता में, अमूर्त चिंतन की योग्यता में, समस्या समाधान की योग्यता में, उपयुक्त सभी में। बुद्धि एवं योग्यता सभी में शामिल है। प्रतिभाशाली बुद्धि के विकास की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो प्रतिभाशाली बुद्धि के विकास की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। 140, जबकि 90 से 110 सामान्य बुद्धि कहलाते हैं। बुद्धि परीक्षण को किन वर्गों में विभाजित किया गया है? तो बुद्धि परीक्षण को सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 2 भागों में विभाजित किया गया है। बुद्धि परीक्षण 2 भागों में विभाजित किया गया है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, दोनों भाग में ही बुद्धि को विभाजित किया गया है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का आरंभ किसने किया? बिने ने। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ बिने ने किया, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ सबसे पहले अमेरिका देश में हुआ। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो बिने ने किया तथा साइमन ने 1905 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का आरंभ बिने ने तो किया है, लेकिन कौन सी भाषा में किया है? वो किया है फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में किसके साथ मिलकर किया है? साइमन के साथ मिलकर किया है, इसलिए बिने साइमन परीक्षण भी कहते हैं। एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है दोस्तों कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ बिने ने किया है, लेकिन इसका परीक्षण एक वैज्ञानिक के साथ मिलकर किया है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इस वैज्ञानिक का नाम है साइमन, जो कि 1905 में फ्रेंच भाषा में किया गया है, इसलिए बिने साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। भाषात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो दोस्तों, अंकगणित, व्यवहारिक ज्ञान, निर्देशन के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण के लिए आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट सभी किए जाते हैं। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण के लिए आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट दोनों ही किए जाते हैं।
सामूहिक भाषात्मक परीक्षण के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? सामूहिक भाषात्मक परीक्षण के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी सामान्य वर्गीकरण टेस्ट दोनों किए जाते हैं। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी सामान्य वर्गीकरण टेस्ट दोनों ही किए जाते हैं। किस परीक्षण के लिए पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण एवं वेस्लर वैल्यू टेस्ट किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस परीक्षण के लिए पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण एवं वेस्लर वैल्यू टेस्ट किया जाता है? तो इसके लिए व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण किया जाता है। व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण या वेस्लर वैल्यू टेस्ट किया जाता है व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण में। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्रियाओं का ध्यान रखकर जो परीक्षण किया जाता है उसको पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण या वेस्लर वैल्यू टेस्ट किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की क्रियात्मक परीक्षण किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि गेहूं के ढेर में से एक दो निकाल ले और बोल दे कि पूरा गेहूं का गेहूं ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और वेस्लर वैल्यू टेस्ट में इसमें यदि गेहूं का 1000 दानों का भी ढेर है तो 1000 दानों प्रत्येक दानों का हम आधार देखते हैं, उसकी क्रियात्मक देखते हैं और उसके बाद हम उसका परीक्षण करते हैं। तो ये पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण या वेस्लर वैल्यू टेस्ट वैसे ही है। किस आयु में शिशु हल्की तथा भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है? तो दोस्तों 5वें वर्ष में अर्थात प्राक संक्रियात्मक अवस्था में हल्की एवं भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 5 वर्ष तक की होती है, उसके अंतिम समय में यानी 5वें वर्ष में हम हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगते हैं। किस आयु में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो दोस्तों बाल्यावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ती है। बाल्यावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ती है। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को मुख्य रूप से कितने कालों में विभाजित किया? तो 4 भागों में विभाजित किया। सहज क्रियाओं की अवस्था होती है, सहज क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 दिन होती है और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें छोटे छोटे बाल भी होते हैं दोस्तों, तो वो बाल 15 दिन में समाप्त होते हैं। तो सहज क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 दिन होती है। फिर एक बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। गौण वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। यह अवस्था है 4 से 6 माह। गौण वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। यह अवस्था है 4 से 6 माह। गौण स्कोमेटा की अवस्था कब तक होती है? तो ये होती है 8 से 12 माह। गौण स्कोमेटा की अवस्था 8 से 12 माह। तृतीयवर्ती अनुक्रियाओं की अवस्था में बच्चे वस्तुओं के गुणों को कैसे जानते हैं? तो तृतीयवर्ती अवस्था में बच्चे प्रयत्न एवं भूल द्वारा जानते हैं। प्रयत्न एवं भूल द्वारा तृतीयवर्ती अनुक्रियाओं की अवस्था में बच्चे वस्तुओं के गुणों को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन पेपर में आपके वर्ग 3 में कन्फर्म आना है दोस्तों। पहला, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। यह अवस्था है 4 से 6 माह। गौण स्कीमेटा की अवस्था होती है 8 से 12 माह। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था में बच्चे वस्तुओं के गुणों को कैसे जानते हैं? प्रयत्न एवं भूल द्वारा। थर्ड लाइक का नियम है। ये 3 क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों। किस अवस्था में बच्चा आसपास की वस्तुओं से संबंध स्थापित करता है? संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुएं, प्राणियों और शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह संबंध स्थापित करना चाहता है प्राणियों में, इधर उधर की वस्तुओं में, शब्दों में। तो ये बहुत ही अच्छी अवस्था होती है दोस्तों।
किस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है? तो दोस्तों बालक 4 से 7 वर्ष में भाषा सीखने लगता है, चिंतन और तर्क भी करने लगता है। 4 से 7 वर्ष में भाषा सीखने भी लगता है, चिंतन और तर्क भी करने लगता है। दोस्तों पियाजे ने किस आयु को मूर्त संक्रिया अवस्था कहा है? तो पियाजे ने 7 से 11 वर्ष को मूर्त संक्रिया अवस्था कहा है। शैशवावस्था में किस संवेग का विकास होता है? तो दोस्तों भय, क्रोध, प्रेम उपयुक्त सभी का विकास होता है, जबकि सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि उसे सेक्स का संवेग भी प्रारंभ होता है शैशवावस्था में। लेकिन वो सिगमंड फ्रायड ही एक मनोवैज्ञानिक है जिसने ऐसा कहा है। बाकी सभी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि सेक्स की अवस्था नहीं होती है शैशवावस्था में। किस अवस्था में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है? तो शैशवावस्था के अंतिम चरण में, शैशवावस्था के अंतिम चरण में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। तो शैशवावस्था के अंतिम चरण में दोस्तों वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। ठीक है दोस्तों, जब वह प्राक संक्रियात्मक अवस्था में आना ही स्टार्ट होता है तभी वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। किस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ होता है? तो बाल्यावस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था में संवेग स्थिर होने लगते हैं। अगर वो कंचा खेलना स्टार्ट करेगा तो रोज ही कंचा खेलना स्टार्ट करेगा। अगर वो ताश खेलना स्टार्ट करेगा तो रोज ही ताश खेलना स्टार्ट करेगा। वह पल पल अपनी इच्छाओं को नहीं बदलता है। तो यह क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन सी अवस्था में स्थायित्व आना प्रारंभ होता है? तो बाल्यावस्था में स्थायित्व आना प्रारंभ होता है। बालक किस अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है? दोस्तों बाल्यावस्था के अंतिम चरण पर या बाल्यावस्था किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण की शुरुआत में या बाल्यावस्था के अंतिम चरण पर बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो बालक संवेगों पर नियंत्रण करना कब सीखता है दोस्तों? बाल्यावस्था के अंतिम चरण पर। थैंक यू।